Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of फिजिक्स वाला NCERT वाला। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्षा सोनी। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और हमारा आपस में भी लास्ट ही लेक्चर होगा। ज्यादा कुछ बेटा इस क्लास में मुझे नहीं करवाना है, कोर्स हम कंप्लीट पूरा का पूरा कर चुके हैं। बस एक छोटी सी चीज है जो आपके पास रह गई है, दैट इज द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जो कि आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आइसोमेरिज्म के अंदर इतनी सारी चीजें थी कि उसके बाद समय ही नहीं बचा था कि आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस कराएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आइसोमेरिज्म का लेक्चर देख लिया है, सारे लेक्चर देख लिए बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने भी आपको मैंने 6 के 6 7 के साथ जितने भी लेक्चर्स आपको दिए हैं, उन सभी में बेटा हर चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। हर चीज बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो कि अनइम्पॉर्टेंट होगी। कंप्लीटली एक एक चीज, इंपॉर्टेंट चीजों पर मैंने बहुत फोकस किया है। जो थोड़ी बहुत लेस इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस नहीं किया है। जिन पर से सवाल आने के चांसेस पक्का होते हैं वो आपके पास आपकी नोटबुक में पहुंच चुके हैं। अब आपको उससे सीखना है, आपको उससे ग्रास्प करना है और आपको उससे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर है। और सबसे पहले आपके पास सवाल है ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कुछ इक्का दुक्का सवाल कहीं और का भी हो सकता है, बट मेनली आइसोमेरिज्म के ही रहेंगे। ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस द आयोनाइजेशन आइसोमर विल गिव कलर विद AgNO3। आपको बोलता है बेटा कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है ये, जो कि है निकल, और साथ में है बेटा क्या, अमोनिया, जो कि है 5, और ये है Br, और बाहर आपके पास क्या है बेटा Cl। अब आप इसका आयोनाइजेशन आइसोमर जब बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, निकल NH3 अंदर बेटा Cl, और बाहर बेटा आपके पास क्या Br। ये आपके पास आपस में दोनों क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, दोनों आपस में कहलाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। क्योंकि आपको पता है बेटा कि आप जब इसको ट्रीट करोगे AgNO3 के साथ, जब बेटा आप इसको ट्रीट करोगे AgNO3 के साथ, तो आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर जाके रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट से करेगा जो कि आपका किस में प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। तो ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको देना है बेटा AgCl का व्हाइट PPT। ये आपको क्या देगा बेटा, जो अभी करंट आपके सामने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपको क्या देगा, व्हाइट PPT देगा। लेकिन जब आप इसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, AgNO3 के साथ, सेम, तो ये जाके किससे रिएक्शन करेगा बेटा, Br के साथ, और आपके लिए क्या बना देगा, AgBr। और AgBr जो होता है उसका कलर होता है बेटा येलो। तो ये कह रहा है द आयोनाइजेशन आइसोमर विल गिव कलर विद AgNO3 दैट इज येलो। जो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर है वो आपके पास क्या कलर देगा, तो बेटा वो आपको येलो कलर देगा। ये तो आपको व्हाइट दे रहा है, इसका आइसोमर येलो कलर देगा। ठीक है, बस इतना इसमें आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना है बेटा कि जो रिएक्शन करनी है वो सिर्फ आयोनाइजेशन स्फीयर से ही होती है, वो सिर्फ काउंटर आयन से ही होती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रहे। ओके, अब आपसे कहता है बेटा द कंपाउंड प्लैटिनम Cl2.2NH3। ऐसा आपके पास एक कंपाउंड है प्लैटिनम और फिर बेटा क्या, Cl2.2NH3, ऐसे करके आपके पास उसने एक कंपाउंड को लिखा है। ठीक है, कहता है बेटा डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। अगर ये कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा है, अगर बेटा ये कंपाउंड AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई हैलाइड आयन प्रेजेंट ही नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है बेटा कि आयोनाइजेशन स्फीयर does not contain halide ions, वो कोई हैलाइड आयंस कंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा कुछ ऐसा, प्लैटिनम
अमीन आपके पास प्रेजेंट होंगे बेटा कितने, 2, और Cl भी आपके पास कितने प्रेजेंट होंगे, 2, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कोई भी आयन आपका बाहर प्रेजेंट नहीं है, तभी आपका AgNO3 इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो कंपाउंड जो होगा उसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। दिस इज द ऑप्शन एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आता है बेटा आपके पास, ये दोनों आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे। इन दोनों आइसोमर्स की बात करते हैं बेटा। तो कोबाल्ट है आपके पास, NH3 है, 5 है, Cl है, और यहाँ क्या है बेटा, SO4 है, और एक है आपके पास कोबाल्ट एंड NH3, 5 है बेटा, SO4 है, ऐसा एक मॉलिक्यूल है, और साथ में आपके पास क्या है, Cl। तो इस टाइप के आपके पास दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, और ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, है ना। ये बेटा आपस में क्या है, आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स की, जो हमें कहता है कि देयर इज अ पोटेंशियल लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। इन लिगेंड्स को पोटेंशियल लिगेंड्स कहा जाता है। इनके अंदर एक पोटेंशियल है, जैसे मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, XYZ कुछ भी चीज कर सकती हूँ। ये लिगेंड है, इनके अंदर एक पोटेंशियल है कि दे कैन एक्सचेंज देमसेल्व्स विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद आयोनाइजेशन स्फीयर। वो अपने आप को काउंटर आयन में जो भी प्रेजेंट है उसके साथ एक्सचेंज मार सकते हैं। पर हमें कैसे पता चलता है बेटा कि एक्सचेंज है नहीं है, क्या हुआ। हम इनको बेटा रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं, हम इनको रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराने लगी मान लो AgNO3 से, या बेटा मैं इसकी रिएक्शन कराने लगी बेटा किससे, मान लो BaCl2 से, तो बेटा AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट BaCl2 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। इसका रीजन ये है बेटा कि BaCl2 जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट SO42 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और आपके लिए BaSO4 का एक PPT बना देगा बेटा, और BaSO4 का वो एक व्हाइट कलर का PPT बना देगा, है ना। सब कुछ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सब चीजें मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ, है ना। और इसी तरीके से बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं तो यहाँ तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं BaCl2 डालूं तो यहाँ बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका BaCl2 में जो आपका बेरियम है वो तो सल्फेट से रिएक्शन करता है, और अब सल्फेट अंदर जाके घुस के बैठ गया है, और बाहर किसको भेज दिया है, Cl को भेज दिया है। Cl रिएक्शन AgNO3 से ही करता है, तो बेटा AgNO3 रिएक्शन करेगा बेटा Cl नेगेटिव से, और आपके लिए क्या बना देगा, आपके लिए बना देगा वो AgCl। क्या बना देगा बेटा, एक PPT जो क्या होगा AgCl, जिसका कलर होता है व्हाइट। तो ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपस में बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, लिखेंगे इसे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे, इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की सिर्फ एक ही पहचान होती है, आपके पास एक M एलिमेंट है, उसके पास कोई एक A6 लिगेंड होंगे, आपके पास कोई P एलिमेंट है, उसके पास कोई B6 लिगेंड होंगे, है ना। और हम इनमें लिगेंड्स में क्या देखते हैं बेटा, एक्सचेंज। ये लिगेंड यहाँ चला जाता है और ये लिगेंड इसके पास चला जाता है। अगर एक्सचेंज करके आपको कोई और कंपाउंड मिलता है तो आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले तो आपके पास हमेशा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए बेटा, पहचान है कि कम से कम दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो चाहिए ही। ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, कुछ करना ही नहीं है बेटा। ऐसे ऐसे लल्लू लल्लू से सवाल आए हुए हैं, सोचो कुछ करना है इसमें। जब आप इसमें एक्सचेंज, सबसे पहली कंडीशन ही है बेटा, सबसे पहली कंडीशन ही है कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए, कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरीके से होने चाहिए बेटा कि आपका कॉम्प्लेक्स ही क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, और बेटा आपका कॉम्प्लेक्स ही क्या होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स ही कैटायन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ही बेटा एनायन होना चाहिए। ये इस बात की क्या है, एक
कंडीशन है बेटा, ये क्या है आपके पास, कंडीशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो जब आप इसका बनाएंगे बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोबाल्ट CN6 क्रोमियम NH3 6, ये बेटा आपके पास बन जाएगा आपका इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये बन जाएगा बेटा इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ही कैटायन होना चाहिए बेटा, कॉम्प्लेक्स ही एनायन होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटायन, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्ड चीजें बताई हैं, बहुत कुछ मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था अपने लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैंने आपको इसकी नेमिंग भी सिखाई थी, आपको मैंने जज भी करना सिखाया था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपसे वो मिस हो गया है तो जरूर उस चीज को देखिएगा, हमने बहुत कुछ सीखा है वहां पर हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही चीज की जरूरत है, तो आपको इतनी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, MA4। MA4 में कोई किसी भी टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, दो ग्रुप्स एटलीस्ट आपके डिफरेंट होने चाहिए। ये कौन सा है बेटा, MA2B2 है, तो इसके अंदर होगा, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास प्रेजेंट है MA4B2, ये भी आपका शो करेगा, और बेटा MA3B3 ये भी शो करेगा। तो विच डज नॉट शो, सिर्फ ये आपके पास शो नहीं करता। अब आपको दिखा देते हैं किस किस टाइप के आइसोमर्स यहाँ पे रहेंगे। MA2B2 है बेटा, तो वो आपका स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना। हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, प्लैटिनम अगर अपनी प्लैटिनम अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रखता है तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है ना, हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, कोई डाउट रखना ही नहीं है। तो ये बेटा या तो आप इसे ट्रांस बना दो, या तो बेटा आप इसे ट्रांस बना दो, या फिर बेटा आप इसे क्या बना दो, या फिर आप इसे क्या बना दो बेटा, सिस बना दो। या तो बेटा ट्रांस बना दो या सिस बना दो। तो ये जो सबसे पहला फॉर्म है, ये हमने अपने दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लिए हैं, जिसमें से एक क्या है बेटा, ट्रांस है, और एक बेटा आपके पास क्या है, सिस है। सिस का मतलब जब दो रिस्पेक्टिव जो आपके एटम्स हैं वो पास में हो या फिर ऑपोजिट हो तो उसको ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा MA4B2 में। तो जब हम MA4B2 पढ़ते हैं तो M बीच में रख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल बना लीजिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, जो आपके दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं अगर वो ऊपर नीचे पोजीशन के साथ सिखाया है बेटा मैंने यहाँ पर आपको हर चीज मैंने ऑक्टाहेड्रल में कराई है, बहुत टाइम लिया था। अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको लेक्चर को देखने के बाद इस क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा आपका ट्रांस हो गया है, और बेटा ये आपका क्या हो गया है, सिस हो गया है। ये आपका ट्रांस हो गया है और ये आपका क्या हो गया है, सिस हो गया है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दो ग्रुप्स ऑपोजिट हैं तो यहाँ पर दो ग्रुप्स एक दूसरे के पास हैं, है ना। यहाँ बेटा दो ग्रुप्स ऑपोजिट हैं तो यहाँ दो ग्रुप्स एक दूसरे के पास हैं। तो ट्रांस और सिस हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये बेटा आपको मैंने फेशियल एंड मेरिडोनियल सिखाया था, MA3B3 क्या सिखाया था बेटा, ये आपको ड्राइंग वहीं से ही मिल जाएगी, सब सिखाया हुआ है आपको। यहाँ पर मैंने आपको फेशियल एंड मेरिडोनियल यानी कि फैक एंड मर, तो वो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही होते हैं। ऑल द थिंग्स वी हैव डन इन द क्लास। तो ये है बेटा, सो द फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन जब हमने लिखी थी तो मैंने आपको बताया था MA4 में होता ही नहीं है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सारे के सारे लिगेंड सेम है, देयर इज नो आइसोमेरिज्म सच एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये कंडीशंस भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ऑल्दो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी, बट कंडीशंस लास्ट लेक्चर में कराई है, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा कंडीशंस, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आता है एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है,
3 बार प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बेटा, ऐसे केस में आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो यहाँ तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी आपको सिखाऊंगी। उसके बाद है बेटा आपके पास एम, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड 2 है, और आपके पास जो है एक मोनोडेंटेट लिगेंड है वो भी 2 बार है। इसमें बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर बेटा एम ए बी होल थ्राइस आपके पास प्रेजेंट है ना। यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है। इसकी बात करते हैं बेटा, ये आपके पास क्या है, एम ए होल ट्वाइस B2, और इसका कौन सा फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म है। तो इसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी रहता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी रहता है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है? सबसे पहले तो मैंने आपके सामने आंसर टिक कर दिया है, ठीक है, आंसर टिक कर दिया है। अब आपको बेटा मैं दिखाती हूँ कि किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो पहला ऑप्शन आता है बेटा, कोबाल्ट बीच में रखना है। सबके आपको मैं डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ बेटा। तो पहले हम अपना फर्स्ट ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं, कोबाल्ट बीच में रखते हैं इस तरीके से। ये आपका एक इथिलीन डायमीन है बेटा, ये आपका दूसरा इथिलीन डायमीन है, ये आपका तीसरा इथिलीन डायमीन है। आप चाहे तो आप इसकी बहुत ही इजीली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं बेटा। ऐसे बनाते हैं, दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर नाइट्रोजन। ये देखिए दोनों की आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। दोनों की आपस में क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये आपके पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बेटा हमारे पास एटम्स तो डिफरेंट होने चाहिए। सारे के सारे कनेक्टिंग एटम्स ही नाइट्रोजन है, तो कौन सा सिस कौन सा ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में जज करूं, सिखाया था लास्ट क्लास में, सब बच्चों को याद होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जाहिर सी बात है इनके पास नहीं है। इसको उठा के अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो दे विल नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर, सारे एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के सटीक नीचे नहीं आने वाले। तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। अब ट्रांस आइए आपके MAA होल ट्वाइस में, तो हम सेकंड ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा। तो सेंट्रल एटम कौन है आपका, कोबाल्ट है। तो एक Cl ऊपर होगा बेटा, एक Cl नीचे होगा, और इस तरीके से बनेगा आपका स्ट्रक्चर, है ना। अब इसके अंदर बेटा ये जो आपका फॉर्म है, दोनों के दोनों ग्रुप्स बेटा कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था ये दोनों पोजीशंस हमेशा आपस में क्या होती है, ट्रांस होती है। पोजीशंस आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपकी पोजीशंस ट्रांस पोजीशंस होती हैं। तो ये जो आपका आइसोमर कहलाता है बेटा, ये आपका ट्रांस आइसोमर कहलाता है। और क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये वाला प्लेन पास करूँ तो ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दे देगा बेटा, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे पहले ही क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। समझ गए हो ना बेटा। अब आ जाओ बेटा ऑप्शन नंबर 3 पे। ये पिछले पेज पे मैं सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ, ये सारी चीजें। अब दोबारा से इसको डिलीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये न्यू फ्रेश पेज है, पीछे आपके पास वो पेज ऑलरेडी पहुंच चुका। अब बेटा जो आपके पास आपका सी पार्ट आता है, दैट इज MAB होल थ्राइस। ये बोर्ड्स के पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल मैं आपको करवा देती हूँ, आना चाहिए, बट इतना टफ बोर्ड्स में वैसे पूछा नहीं जाता, ठीक है, बट स्टिल। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास जो है CUET में आ सकता है बेटा, बोर्ड्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है ये।
सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आइसोमर्स बनाते हैं। पहले बेटा ए को इस तरीके से फिक्स कर दो, और एक बार बेटा ए को ऐसे पास में रखो और इसके ऑपोजिट में फिर बी कर दो तुम, ठीक है। इसके ऑपोजिट में बेटा फिर बी कर दो। तो ये चारों एटम्स तो एक ही प्लेन में आ गए, है ना। ये चारों एटम्स तो बेटा एक ही प्लेन में आ गए। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बी कर देते हैं, यहाँ पर भी बी कर देते हैं बेटा, यहाँ पर ए बी कर देते हैं, ठीक है। तो अब इनकी पोजीशंस के हिसाब से बात करेंगे। एक बार तो बेटा ये ऑपोजिट में है, तो एक बार बेटा ये पास में है, तो इनकी पोजीशंस के हिसाब से आपके पास सिस और ट्रांस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब रिंग्स बना लो बेटा, रिंग्स बना लो, ये रिंग बना लो, ये रिंग बना लो और ये रिंग बना लो। यहाँ पर भी बेटा ये रिंग बन जाएगी, दिस रिंग, दिस रिंग एंड दिस रिंग। तो ये जो आपका फॉर्म कहलाएगा बेटा, दिस विल बी द ट्रांसफॉर्म एंड दिस विल बी द बेटा सिस फॉर्म। हम सिर्फ पोजीशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो जो पोजीशंस मैंने आपको जैसे जैसे सिखाई है। दिस विल बी द ट्रांस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द 2A, दिस विल बी द सिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आइदर, यू कैन सी द AB। दोनों अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है तो वैसे भी आपके पास ये ट्रांस रहेगा। ये आपके सेम एटम्स एक साथ प्रेजेंट है तो वैसे भी आपका सिस रहेगा, है ना। ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना सेम एटम बेटा, तो इस वजह से यहाँ पर आपका ट्रांस तो हो नहीं सकता, हमें से सेम एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर, जैसे पीछे था ना बेटा, जैसे यहाँ पर आपके पास Cl ऊपर था, Cl नीचे था, सेम एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी अगर A और A, बस दो को पकड़ लो, A और A ऊपर और नीचे प्रेजेंट है तो ये आपके ट्रांस हो गए। यहाँ पर ये एक दूसरे के पास प्रेजेंट है तो ये सिस हो गए। अब बेटा इसके भी आपके पास, अब इसका आप मिरर इमेज बनाना चाहते हो तो बना लो, है ना। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा, जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे बेटा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे बना ही देती हूँ बेटा मैं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बना ही देती हूँ, एटलीस्ट एक का बना देती हूँ, फिर दूसरे का तो आप खुद भी कर सकते हो। ये आपके पास आइसोमर है ना बेटा, दिस इज योर आइसोमर। और यहाँ पर आपके पास एक मिरर हमने लगा दिया है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और ये जो मिरर इमेजेस है बेटा, ये आपके पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये इमेजेस क्या है बेटा आपकी, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दीज इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे। तो बेटा एक फॉर्म है आपका +D, एक फॉर्म है बेटा आपका -L। तो मैंने आपको इसके रिस्पेक्टिवली आइसोमर्स बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये भी शो करेगा एक D फॉर्म और एक L फॉर्म, वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ किस किस तरीके से हमें बनाना होता है। यहाँ पर भी मैंने आपको एक फॉर्म का बनाकर दिखा दिया है, दूसरे फॉर्म का आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। इसके अंदर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपके पास कितने, 2 होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर बेटा 4 होते हैं, और स्टीरियो आइसोमर कितने होते हैं, 2। मैंने आपको बताया था जब भी आप स्टीरियो आइसोमर काउंट करते हैं तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी लेते हैं प्लस ऑप्टिकल आइसोमर भी लेते हैं, दोनों चीजें बेटा आप लेते हैं, पर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमेशा आधा काउंट करते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे केस में कितने होते हैं बेटा, 2। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे केस में आपके पास कितने रहते हैं बेटा, 2 नहीं 4। 2 नहीं मैम 4 होंगे ना, 2 ये और 2 ये, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बेटा 4 हो गए। सब कुछ हमें बेसिक इसका ऑलरेडी आता है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी करके बता दिया है। तो आपका मोटा मोटा हर चीज कवर हो चुकी है, बस एक सिस फॉर्म आपके पास यहाँ पे रह गया है, वो भी मैं बना देती हूँ बेटा। सिस फॉर्म भी बना लेते हैं। सिस फॉर्म में भी बेटा यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा। यहाँ पर हम 2 Cl को अब एक साथ रखेंगे, है ना, और इथिलीन डाई अमीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे।
दिस इज बेटा योर इथिलीन डायअमीन। और ये आपकी मिरर इमेजेस आ रही है, ये आपका सिस फॉर्म है जिसका एक प्लस डी है बेटा, एक क्या है माइनस एल है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। सभी के केसेस हमने आपको बता दिए हैं। चले बेटा आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म? बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन की जरूरत है। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो आपके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। बेटा कौन सा बेटा? प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो कहां पर प्रेजेंट है? यहां नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बस इतना। तो SCN क्या होता है बेटा आपके पास? ये होता है आपका SCN, है ना? तो आप इसे क्या लिख देते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं। पर आपको पता है कि आपकी यहाँ पर जो डोनेशन है, इस लिगेंड में जो डोनेशन है बेटा, वो एक तो सल्फर के थ्रू हो सकती है, इसमें ये सल्फर के थ्रू हो रही है, और यहीं पर अगर आपकी डोनेशन लेट्स से नाइट्रोजन के थ्रू होने लग जाए तो आप इसे NCS लिख देते हैं, है ना बेटा? तो ये दोनों आपस में क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड की क्या पहचान है? इट विल बी अ मोनोडेंटेट लिगेंड बट इट विल हैव टू डोनर साइट्स। एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट होती है, बट एक बारी में डोनेशन सिर्फ एक ही जगह से हो सकती है, दोनों जगह से एक साथ डोनेशन किसी कीमत पे नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, अगर आप एक बार सल्फर से कर रहे हैं तो नाइट्रोजन ऐसे ही बैठा रहेगा, अगर आप नाइट्रोजन से कर रहे हैं तो सल्फर ऐसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों, सिर्फ तुम इतना देख लेना कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में एम्बीडेंटेट लिगेंड है कि नहीं है, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी ये चीज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स? फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, आपको बस इतना ध्यान रखना होता है, फेशियल एंड मेरिडोनियल में बेटा सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, फेशियल एंड मेरिडोनियल में बस बच्चों इतना ध्यान रखना होता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप का हो, बस इतना ही चाहिए मुझे। सबसे पहले ढूंढो कोई है ऐसा। यहाँ 5 है, गलत, 5 है, गलत, ये सही है, ये गलत है ना? सिखाया था ना बेटा। तो M नहीं, अब सीधा मॉलिक्यूल ही बना लेते हैं, क्रोमियम। तो एक तो इसका बनेगा बेटा फेशियल फॉर्म, एक NH3 इधर आएगा, एक NH3 इधर आएगा बेटा, और एक NH3 इधर आएगा, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर, और एक NO2 इधर। तो ये जो आपका फॉर्म होगा ना बेटा, ये इस तरीके से होगा। ये आपके पास आपके ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, दिस इज द फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसे हम फेशियल कहते हैं, है ना? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फेशियल। और ये आपके पास जो स्क्वायर पार्ट होता है आपका ऑक्टाहेड्रल का, वो है, ये आपके ऑक्टाहेड्रल का स्क्वायर पार्ट है। और मेरिडोनियल कौन सा होता है बेटा? मेरिडोनियल कौन सा होता है आपका? जिसमें आपके एक ही प्लेन में तीनों सेम ग्रुप्स आए, जिसमें बेटा एक ही प्लेन में तीनों सेम ग्रुप्स आए। ये NO2 यहाँ, ये NO2 यहाँ, और ये NO2 यहाँ। तो पहले तो हम ऑक्टाहेड्रल के प्लेन्स बना लेते हैं, फिर आपका फेशियल आइसोमर बनाते हैं। एक ही प्लेन में, यानी कि मेरिडियन की लाइन पर ये तीनों के तीनों ग्रुप्स आ रहे हैं। मेरिडियन की लाइन पे बेटा तीनों के तीनों ग्रुप्स आ रहे हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ वो भी देख लो। ये तीनों ग्रुप्स सेम एक फेस पे आने चाहिए, ये तीनों के तीनों ग्रुप्स
जो हैं वो मेरिडियन की लाइन पे आने चाहिए। अब एक बच्चा सोचेगा मैम मेरिडियन क्या होता है? अगर आप किसी सर्कल को बेटा या किसी स्फेयर को अगर एक लाइन में से काटो कि आपके दो इक्वल पार्ट्स में वो कट जाए तो उस लाइन को हम मेरिडियन कहते हैं। तो आपका ऑक्टाहेड्रल में 4 आपके एटम्स एक प्लेन में आते हैं, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। तो अगर आपके उस बीच वाले प्लेन से आप कट करो तो तीनों के तीनों आपके ग्रुप्स एक साथ कटे तो वो आपका मेरिडियन होगा। ये है बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, तो इसलिए इसको फेशियल आइसोमर कहते हैं। ये हमेशा हमेशा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता, इसलिए इसमें स्टीरियो आइसोमर 2 ही होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल ही होते हैं। देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन फेशियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, भूलना मत। अब कहते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलेंसीज आर शोन बाय द सेंट्रल मेटल एटम। देखो बेटा आपके पास हमेशा 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, है ना? कौन कौन सी होती है बेटा? 2 टाइप की आपके पास वैलेंसीज होती हैं। एक आपके पास कौन सी होती है बेटा? प्राइमरी, और एक आपके पास कौन सी होती है बेटा? एक आपके पास होती है सेकेंडरी। एक होती है बेटा प्राइमरी और एक आपके पास क्या होती है? सेकेंडरी। प्राइमरी बेटा सेकेंडरी। प्राइमरी को आप क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी को आप क्या बोलते हो बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। सब कुछ सिखा चुकी हूँ, कुछ भी परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। वर्नर्स थ्योरी पे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है बेटा, इवन बहुत डिटेल में सीखा है। अब कहते हैं कि आपके पास MABCD अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसके बेटा कितने आइसोमर रहेंगे? तो बेटा मैंने क्या सिखाया था, अगर MABCD टाइप का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं, है ना? एक की पोजीशन फिक्स करवाई थी तो M को बीच में रखा और A की पोजीशन को फिक्स कर दो। इसको लिखो बेटा B, इसको लिखो C और इसको लिखो बेटा D, है ना? मैंने इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया है, इसकी पोजीशन को बेटा मैंने क्या कर दिया है? फिक्स। इसके सामने रखा B, फिर C और फिर D। अब थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा रोटेशन करते हैं। A को फिक्स रखेंगे, अब B को यहाँ ले आओ, C को उधर ले जाओ और फिर D यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके सामने एक बार B आ गया, इसके सामने एक बार D आ गया, फिर तीसरा इसकी पोजीशन को फिक्स रखना है, एक बार और घुमाओ तो D यहाँ आ जाएगा, तो फिर C यहाँ आ जाएगा, तो B यहाँ आ जाएगा। तुम्हें 3 आइसोमर्स मिल चुके हैं, बस तुम्हें एक की पोजीशन को फिक्स रखना है और रोटेशन तुम्हें सिर्फ इन तीनों में ही करनी है। रोटेशन तुम्हें सिर्फ इन तीनों में ही करनी है, बाकी A को फिक्स रखना है। ऐसा करने पर बेटा तुम्हें 3 टाइप के आइसोमर्स मिल जाएंगे और ये तीनों के तीनों तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही रहेंगे। तो 3 टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी शोन विद द मॉलिक्यूल विच इज MABCD टाइप। इसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ चारों के चारों लिगेंड्स बिल्कुल अलग होंगे, सारे के सारे लिगेंड्स बिल्कुल अलग होंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा। अब कहता है नेम द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग आइसोमर्स। इनमें बेटा कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म रहेगा? आप बताइए जरा, देखिए और बताइए, ट्राई करिए। सबसे पहला साफ साफ दिख रहा है बेटा कि लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना? यहाँ पर आपके पास अमोनिया थे, साइनाइड थे, अब कुछ साइनाइड इधर चले गए हैं, कुछ अमीन इधर आ गए हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? ये आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स ही केटायन है और कॉम्प्लेक्स ही क्या है बेटा? एनायन है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे आपस में। क्या होंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यहाँ पर आपके पास जो वाटर है वो बस निकल के बाहर चला गया है, तो इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रेट, है ना? इनको आप क्या बोलते हो बेटा? हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया बेटा? पोटेंशियल लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं, तो ये आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर है ना?
क्योंकि ये बेटा आपको, अगर आप इस रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट Ag पॉजिटिव से करेंगे तो आपको AgCl मिलेगा, यानी कि जो आपका वाइट कलर का पीपीटी होगा। AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी कि Ag पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर बेटा आप Ag पॉजिटिव से रिएक्शन कराओगे तो आपको AgBr मिलेगा जो कि येलो होगा। तो ये बेटा आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बेटा कौन सा लिगेंड है? NO2 है ना, ये बेटा आपका NO2 लिगेंड है। तो अगर आपकी डोनेशन लोन पेयर से होती है या आपके ऑक्सीजन से होती है तो बेटा ये आपका नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है और ये बेटा आपका ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है। दोनों टाइप के हो सकते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन डोनर भी और ऑक्सीजन डोनर भी, है ना। अगर नाइट्रोजन डोनर होता है तो बेटा पहले नाइट्रोजन लिख देते हैं, अगर ऑक्सीजन डोनर होता है तो पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं, है ना। जब भी नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट होता है बेटा तो आप हमेशा NO2 लिखते हो, जब ऑक्सीजन की तरफ से होता है बेटा तो आप ONO लिख देते हो। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? लिंक कहाँ से है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएंगे बेटा? लिंकेज। हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना होता है कि हमारे पास एम्बिडेंटेट लिगेंड है या नहीं है। अगर है तो बस बेझिझक लिंकेज आइसोमेरिज्म पे टिक कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब कहता है आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या ये दोनों कंपाउंड्स आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना, ये है आपके पास टाइप MAA होल ट्वाइस B2, जिसके एक सिस आइसोमर प्रेजेंट है। ये कौन सा है? ये तो ट्रांस है बेटा। तो एक आपके पास आपका ट्रांस आइसोमर प्रेजेंट है, एक आपके पास आपका सिस आइसोमर। दोनों सेम ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको ट्रांस कहते हैं। और अगर अच्छा यहाँ पर भी बेटा आपके पास ऑपोजिट है तो इसको भी क्या ही बोलेंगे? ट्रांस। बस उल्टे तरीके से लिखा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, इस पर बस उल्टे तरीके से लिखा है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ट्रांसफॉर्म में तो बेटा इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या होती है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बेटा आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा ही नहीं। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में, ये दोनों के दोनों आपस में जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दोनों ही फॉर्म्स क्या है बेटा? ऐसे ये Cl की पोजीशन से डिफाइन किया है, इसको तुम सिस मत मान लेना बेटा। ये दोनों ही फॉर्म आपके पास क्या है? ट्रांस है, ध्यान रहे ये बात। इसके आइसोमर्स आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बनते हैं, एक ट्रांस बनता है, एक सिस बनता है। सिस का एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी बनता है यहाँ पर, है ना। कौन कौन सा? सिस के आपके पास दो फॉर्म बन जाते हैं, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर आपके पास 3 आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकल आइसोमर 2। पर तुम्हें पता है कि तुम हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर का एक ही काउंट करते हो। अगर 3 है मतलब 4 है तो 2 काउंट करोगे, 2 है तो 1 काउंट करोगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स को जब आप लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में तो हमेशा उसका आधा करते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं। सिखाया था मैंने, भूलना नहीं है। कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? टोटल 3। ये आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल। सिस का एक और फॉर्म आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2। सिस का एक D और एक L। याद है ना बेटा? याद है ना तुम्हें? तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है? ये सिखाया था ना मैंने तुम्हें। यही फॉर्म है ना, इसको सिस बोलूं ना भाई? बोल दूं इसको सिस? इसकी बनाई थी ना क्या? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। बोल दो, जवाब दे दो मुझे जरा। अगर तुमने लेक्चर देखा है तुम्हें याद होना चाहिए, ये बनाया था ना, ये आपका सिस फॉर्म था। इसका ही एक D फॉर्म बनाया था, एक L फॉर्म बनाया था। तो ऐसे याद रखना है। वो जो तुम्हारे सामने बना है दैट इज द ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म जो बनेगा उसकी ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज बनेगी, जो सामने बना दी है, भूलना नहीं है। और सिस क्यों बोल रही हूँ मैं इसे बेटा? क्योंकि आपको पता है कि दो फॉर्म्स जो कि सिमिलर हैं, एक दूसरे के पास पास हैं,
और यहाँ पर एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसलिए। एक्सप्लेन दैट these आर आयोनाइजेशन आइसोमर। बेटा कितनी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी डिस्कस आज के नोट्स में हो चुका है। आप जानते हैं कि आपका एक आइसोमर जो है AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, एक BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेंशियल लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। सेम क्वेश्चन इज डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो, डिस्कस टुडे इटसेल्फ। ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए आया है क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल बहुत बार आते हैं। क्लास में डिस्कस हो चुका है, आज के डिस्कशन में भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं बेटा आज का लेक्चर। बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस करे हैं, बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया है। VBT, CFT, IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा जितने भी लेक्चर हैं उनको तुम बहुत अच्छे से करना है ना। और जब वन शॉट आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसमें बेटा रिवीजन करना, उसमें तुम पहली बार पढ़ने मत बैठ जाना, तुम उसमें रिवीजन करना। संकल्प कर, सारे के सारे लेक्चर होने के बाद आराम से तुम देखना, विजेता में जो भी टीचर आएंगे जो भी पढ़ाएंगे अपना हिसाब से देख लेना। परंतु याद रहे मैम हम करके जाएंगे पूरा। अच्छा बेटा जब तुम लेक्चर कर लेते हो बेटा तो लेक्चर डन तो लिखा करो, हमें तो पता ही नहीं चलता बेटा कितने बच्चों ने लेक्चर देखा नहीं देखा। प्लीज डू राइट आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, यस मैम, डन मैम, लेक्चर डन मैम, लिखा करो बेटा। जब भी आप लेक्चर देखते हो तो डू राइट इन द कमेंट्स दैट मैम वी हैव डन द लेक्चर। हमें भी तो पता होना चाहिए बेटा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में, आप क्या कर रहे हैं, ये हमें भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी के साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ। हमारा साथ यहीं तक था, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलने का मौका मिला एंड हमने बहुत सारी पढ़ाई करी। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम सिर्फ पढ़ाती रहती है, मैम बहुत सीरियस है। ऐसा नहीं है बेटा, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस टीचर नहीं हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन कि कोर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, टीचर भी सोचता है जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है, नहीं तो बच्चों का कुछ रह ना जाए, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। देयर आर सर्टेन थिंग्स। आई रियली लव यू ऑल। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैम हमेशा सीरियस रहती है, गुस्से में रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, है ना। तो बस इतना ही मैं आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, D&F पूरा आपने कंप्लीट किया है ना बेटा। आपने सारी NCERT लगा ली है, DF की आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर लिया, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी NCERT कर ली है। जब भी आप बेटा ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दें, आप लेक्चर पे ज़रूर लिखा करिए मैम वी हैव डन NCERT, मैम वी हैव डन ऑल लेक्चर्स, मैम वी हैव डन ऑल DPPs। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात पे होती है अगर बच्चे ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती, करेक्ट। तो इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत D&F कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इस NCERT वाला के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा विशेष देते हैं कि आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपके बेस्ट मार्क्स आएँ। उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए पूरी की पूरी हम आपको जो है लगन देते हैं, आपको डेडिकेशन देते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर घुस जाए और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, करेक्ट। So thank you so much for attending all of the lectures of the inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry. We really love you all and we wish you all the best for your future.